हेलो गाइस। आज हम ट्वेल्थ का पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा फोकस डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स की तरफ ज़्यादा होएगा एज़ कम्पेयर टू थियोरी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से बोर्ड का पैटर्न देखें तो वो भी न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछते हैं एज़ कम्पेयर टू थियोरी। इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं ट्वेल्थ का पहला लेक्चर, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए हमारे को फिजिक्स की एक ब्रांच समझनी पड़ेगी, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्जेस की स्टडी करते हैं। और फिजिक्स में चार्जेस या तो रेस्ट पे हो सकती हैं या फिर मोशन में हो सकती हैं। चार्जेस जब रेस्ट पे होंगी तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, और जब चार्जेस मोशन में होंगी तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक ट्री से समझ लेते हैं इसको। फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें हम लोग चार्जेस की स्टडी करते हैं। चार्जेस फिजिक्स में या तो रेस्ट पे हो सकती हैं या फिर मोशन में होंगी। जब चार्ज रेस्ट पे होगी तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, और जब चार्जेस मोशन में होंगी तो हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इनके नाम से भी क्लियर है। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स का मतलब रुके हुए। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, डायनेमिक्स का मतलब मोशन, चार्जेस मोशन में होंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जब हम पढ़ाई करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कुछ टॉपिक्स आते हैं। जैसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इटसेल्फ, दूसरा टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आता है। जब चार्जेस मोशन में हो रहे होते हैं तो हमारे को करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना होता है, और साथ ही साथ इंटायर मैग्नेटिज्म पढ़ना होता है। मैग्नेटिज्म के अंदर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसके बाद आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, देन हमारे को मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन अल्टरनेटिंग करंट, एंड एट लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये सारे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक्स हैं जिनको हमारे को फर्स्ट बुक में कवर अप करना है। और जब चार्जेस रेस्ट में होती हैं तो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं। लेकिन जब चार्जेस मोशन में होती हैं तो इलेक्ट्रिक करंट और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं। और लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तब जनरेट होता है जब चार्जेस एक्सेलरेटेड होती हैं। तो एक्सेलरेटेड चार्जेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, जो हम लोग इस टॉपिक का, इस फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि थियरी में आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं, एक्सप्लेन कर दूं, और जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी उसको मैं लिखने की भी कोशिश करूंगा। लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से डेप्थ में जाकर स्टडी करेंगे। तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं, पहला टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्जेस रेस्ट पे होंगी तो हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो हेडिंग है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चार्जेस की स्टडी है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस की स्टडी होगी। इसमें चार्जेस जो होती हैं वो रेस्ट पे होती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में चार्ज होता क्या है ना। चार्ज क्या होता है, हम लोग बात करेंगे चार्ज की। देखो, चार्ज की कोई सच डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि चार्ज जो है ना वो प्रॉपर्टी है मैटर की। चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है मैटर की। ठीक है, जैसे ये कोई हमारा एटम है, एटम के अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है यही होता है फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज यही चीज होती है, इलेक्ट्रॉन। इसी को कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। जहां पे प्रोटॉन होगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, यही हमारे ये चार्ज पार्टिकल्स हमारे फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पार्टिकल नहीं है। और भी अगर हम डेप्थ में जाए तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्वार्क नाम के मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन अभी हम उनकी डेफिनेशन, अब उनकी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पे फोकस करेंगे।
क्योंकि अभी तक हम ये अज्यूम करते आ रहे हैं क्योंकि यही फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल हैं। रिसर्चर्स में अभी हम लोग इस बात पे आ गए हैं, इस बात को समझ गए हैं कि ये जो चार्जेस हैं ये भी क्वार्क नाम के मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग इन्हीं को फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो इसी से अगर चार्ज की जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन आना चाहिए। ठीक है, ये होती है हमारी चार्जेस, जो कि प्रॉपर्टी है मैटर की। ठीक है, ओके। अब जो हमारे पास जो चार्जेस हैं, ये जो चार्ज है, चार्ज जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, मतलब इसको ऐसे ही सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड कर सकते हैं जनरल सम करके। ठीक है, चार्ज के बारे में और भी कुछ बातें हैं। जैसे चार्ज जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी होती है नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, P प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम लोग E माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है यही हमारी फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है उस पर आखिर में चार्ज होता कितना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, इस पर चार्ज आखिर में होता कितना है, ये बात हमारे को जानना है। और एक और बात कि जिस भी पार्टिकल के पास चार्ज है, चाहे कोई भी पार्टिकल हो, अगर उसके पास चार्ज है तो ये कंपल्सरी है कि उसके पास मास होएगा। ठीक है, जिस भी पार्टिकल के पास चार्ज है उसके पास मास होना कंपल्सरी है, लेकिन अगर किसी पार्टिकल के पास मास है तो ये जरूरी नहीं है कि उस पर चार्ज भी हो। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लेनी चाहिए। ठीक है, तो आइए, अब हमारे पास अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे चार्ज है तो इसके पास मास होगा, ये कंपल्सरी है। प्रोटॉन है, इसके पास चार्ज है तो मास होगा, ये कंपल्सरी है। ठीक है, आइए तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की जरा बात कर लेते हैं कि इस पे कितने चार्जेस और कितने मासेस होंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, और यहाँ पे मैं मास लिख देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग प्रोटॉन लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.60 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, कूलम चार्ज की यूनिट होती है, माइनस के साथ लिखते हैं इसको। ठीक है, इस पे जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ऐसा यूनिट है ना। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, लेकिन पॉजिटिव साइन में होता है, 1.60 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, इस पे जो मास होता है वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा प्रोटॉन होता है वो भारी होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 1836 टाइम्स, है ना। हमारा जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से ऑलमोस्ट 1836 टाइम्स ज्यादा होता है, 1836 टाइम ऑलमोस्ट ज्यादा होता है। ये बात हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये चार्ज और मासेस हो गई जो हमारी फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, नेचर में इनके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टडी में हो क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, इनकी जो मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत जरूरी हैं, जो इंपॉर्टेंट है, मैं उनको लिखा देता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है चार्जेस जो होती है ना वो एडिटिव इन नेचर होती है। एडिटिव इन नेचर होती है, क्या मतलब हुआ कि अगर कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है, इस पे 2 कूलम 4 कूलम -3 कूलम चार्ज है, तो इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना होगा। नेट चार्ज की अगर कैलकुलेशन करनी हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 कूलम प्लस 2 कूलम -3 कूलम इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा क्या 3 कूलम प्लस 3 कूलम चार्ज। क्योंकि जो चार्ज की जो यूनिट होती है ना वो चार्ज की यूनिट होती है क्या कूलम, जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चार्ज जो होती है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं।
चार्ज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। यहाँ पे +3 कूलम चार्ज आ गया है ना। तो जो चार्जेस होती हैं वो एडिटिव इन नेचर होती हैं, इनको हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होती हैं। क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी जो आती है वो होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्जेस आर कंजर्व्ड, तो हम लोग लिख सकते हैं ठीक है ना। चार्जेस जो होती हैं वो कंजर्व्ड होती हैं। कैसे कि अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है, जैसे चार्जेस की खास बात ये होती है कि ये उनका मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, मतलब कहीं +Q आपको देखने को मिल जाएगा इंडिपेंडेंटली, कहीं नेगेटिव चार्ज आपको -Q देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैग्नेट्स में क्या होता है ना कि उनके पास मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे अगर कोई मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है जिसके पास नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, ठीक है ना, 2 पोल है, तो अगर हम इसको बीच से कट कर दें तो ऐसा नहीं है कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस छोटे से पार्ट में भी एक साउथ यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, और इसको चाहे मैं कितना भी छोटा कर दूं, इसका इतना पार्ट भी कर दूं, इसके अंदर भी एक नॉर्थ एंड एक साउथ मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट्स जो होते हैं उनका मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है इंडिपेंडेंटली, लेकिन चार्जेस एग्जिस्ट कर सकती हैं। अब देखो क्या है कि अगर कहीं +Q चार्ज है तो एटम को न्यूट्रल बनाने के लिए तो हमारे पास +Q और -Q दोनों होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों होना चाहिए, तभी बराबर होने चाहिए, तभी कोई बॉडी न्यूट्रल हो सकती है। तो अगर कहीं +Q तुम्हारे को दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में -Q जरूर होगा। ठीक है, -Q जरूर होगा, और चार्जेस इसी प्रकार कंजर्व्ड रहती हैं। एक और एग्जांपल से इसको हम समझ सकते हैं कि अगर ये बॉडी है कोई, इस बॉडी पे इतना चार्ज है 4 कूलम, 2 कूलम, -3 कूलम, इस बॉडी पे मैं कोई मैकेनिकल वर्क करूं, इस बॉडी पे मैं कोई मैकेनिकल वर्क करूं, जैसे शेक कर दिया, उठा के दूसरी जगह फेंक दिया, कुछ कर दिया, है ना। मैकेनिकल वर्क करने के बाद बॉडी कुछ ऐसी हो जाती है जिसपे एक चार्ज हो जाता है 4 कूलम, दूसरा हो जाता है 2 कूलम, ठीक है, तीसरा हो जाता है मान लो कि एक और चार्ज उसमें से टूट के नया चार्ज बन जाता है, वो मान लो कि 4 कूलम और बन जाता है। ठीक है, 4 कूलम ले लिया, या इसको मैं 3 कूलम लेता हूँ। ठीक है, तो मैकेनिकल वर्क जब नहीं किया गया था तो बॉडी पे नेट चार्ज कितना था? +3 कूलम नेट चार्ज था। अब इसमें मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करा गया तो इतनी 3 चार्जेस मिल गई हैं, इसके साथ कोई और एक और चार्ज मिला है x कूलम। तो मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करने के बाद जितनी चार्जेस इनिशियली थी, बाद में भी उतनी ही चार्जेस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चार्जेस जो होती हैं वो कंजर्व होती हैं नेचर में। जितनी चार्जेस इनिशियली है इस बॉडी के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, चाहे कितना भी मैकेनिकल वर्क परफॉर्म कर लो, आइसोलेटेड सिस्टम में इनका सम इसके बराबर होना चाहिए, मतलब इनिशियल चार्जेस के बराबर होने चाहिए। तो कितने यहाँ पे 9, ये 9 कूलम है, लेकिन यहाँ पे तो +3 कूलम है, इसका मतलब इस चार्ज को कितना होना पड़ेगा? दिस x मस्ट बी -6 कूलम। ठीक है, देखो 4 2 6 और 3 9, ये तो 9 कूलम हो गए, लेकिन चाहिए मेरे को कितना? 3 कूलम होना ही होना है, तो ये कितना होना पड़ेगा? x को -6 कूलम होना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों बॉडीज जो होंगी वो चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेंगी। जिसमें हम लोग एनर्जी की तरह स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सेम कहानी है, चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए इनिशियल और फाइनल वैल्यू उनकी क्या होनी है? बराबर होनी है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लास्ट प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पे आप लोगों को नोट करा रहा हूँ, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, थर्ड प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? इसकी स्टेटमेंट ये है कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी पे अगर मेरे को टोटल चार्ज जाननी है, किसी भी बॉडी पे अगर टोटल चार्ज मेरे को कैलकुलेट करनी है, इस बॉडी पे टोटल चार्ज Q जो होगा वो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन, उसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब नंबर ऑफ चार्जेस जो होंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 1 2 3 4 5, कुछ भी, 1 2 3 1000 10 का पावर 4, कुछ भी। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स है वो क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल्स है, 1 2 3 4 5,
है ना, इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो हमारे को क्यू कितना मिल जाएगा, एन ई। इनको क्या लिख सकते हैं, एन। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होती है, ऐसे समझ सकते हैं। इसको दूसरे तरीके भी समझ सकते हैं, और मैं समझाता हूँ। इनिशियली मान लेते हैं इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है, इनिशियली इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि ये बॉडी न्यूट्रल है। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है। प्रोटॉन्स की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दोनों बराबर है इनिशियली, तभी ये बॉडी न्यूट्रल है ना। अब मैंने क्या करा, कहीं से भी बाहर बाय द मीन ऑफ एनीथिंग मैंने इस पर कोई चार्ज डाल दिया, नेगेटिव चार्जेस, है ना, चार्ज ला के रख दिया, बॉडी कुछ चार्ज हो गई है। तो ये बॉडी पे जो चार्ज आया है ना, ये सिर्फ एक्स्ट्रा चार्ज जो बाहर से दिया गया उसके कारण आया है। क्यों? क्योंकि इनिशियली तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे, उनके कारण कोई चार्ज नहीं हो रहा था, न्यूट्रलाइज कर जा रहे थे। लेकिन बाद में जो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं उसके कारण इस बॉडी पे चार्ज आया है। ठीक है, तो जब हम लोग इस बॉडी का नेट चार्ज लिखेंगे तो जो एन होगा, क्यू इक्वल्स टू एन नहीं होता है ना, तो जो ये एन होगा वो क्या सिग्निफाई करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं नेट इलेक्ट्रॉन की बात करूँ इस बॉडी पे, नेट इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले तो ई थे, ये था ही ई, प्लस इतने और बढ़ गए हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई है, प्रोटॉन की संख्या तो उतनी ही है। तो ये जो एन है ना, वो एन पी माइनस एन ई हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर का मॉड, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्योंकि इस बॉडी में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ गए हैं ना, जो बढ़े हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वही ये एन है, वही एन है ये। और ये एन जो होगा 1.2 2.5 ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन ही है, एक इलेक्ट्रॉन है फंडामेंटल। ठीक है, तो जो भी होगा, अब कोई दूसरा सिस्टम होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1.5 नहीं हो सकता, क्योंकि फंडामेंटल ही 1 है ना, इसलिए इसका इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। और जो यहाँ पे एन है वो सिग्निफाई करता है इसको, किसी बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ज्यादा है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने ज्यादा है, तो ज्यादा नंबर है वही है एन। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा Q इक्वल्स टू एन का सिग्निफिकेंस, और यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये कभी भी हमेशा जो n की वैल्यू होती है वो 1 से शुरू होकर 0 1 2 0 से भी हो सकती है, 0 हो सकती है, इसका मतलब बॉडी पे चार्ज नहीं है, ऐसे करके इन्फिनिट तक जा सकती है। ठीक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये इंटीग्रल मल्टीपल ही होएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ जाएगी। दिस इज व्हाट कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हमारे को एक बात सीखनी है फंडामेंटल, ये जो हमारी हैं वो मेन प्रॉपर्टीज है, और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग मेन प्रॉपर्टीज पे फिलहाल फोकस कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। नेक्स्ट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है? कहता है क्या कि सेम नेचर की चार्जेस है ना वो रिपेल करेंगी। मतलब लॉ क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। मतलब अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इन दोनों में क्या होएगा? रिपल्सन, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अगर एक चार्ज नेगेटिव है और दूसरा चार्ज पॉजिटिव है तो इन दोनों में क्या होएगा? अट्रैक्शन। यही है हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये मोस्ट फंडामेंटल लॉ है कि सेम नेचर की चार्जेस जो होंगी वो रिपेल करेंगी और अपोजिट नेचर की चार्जेस जो होंगी वो अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज व्हाट कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करेंगे क्या कि ये सेम नेचर की चार्जेस रिपेल क्यों करती हैं और अपोजिट नेचर की चार्जेस अट्रैक्ट क्यों करती हैं। ठीक है, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। इनके पीछे का जो रीजन है वो है फोर्स। ठीक है, फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये अट्रैक्ट या फिर रिपेल करती हैं, जो हम लोग कूलम्ब्स लॉ में कवर करेंगे। तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। अगर आपको वो लिखना हो तो आप लिख सकते हैं।
और नेक्स्ट हेडिंग इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि अगर दो चार्जेस हैं, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लॉ से तो क्या होगा, ये दोनों रिपेल करेंगे और रिपल्सन का जो रीजन है वो है फोर्स। कौन सा फोर्स? तो हम लोग कहते हैं कूलम्बिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये कूलम क्या कहता है कि जब दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करती हैं, तो जो फोर्स की जो वैल्यू होती है, जो फोर्स होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर, और जो फोर्स होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन के स्क्वायर के, है ना। कूलम्स का पहला स्टेटमेंट क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये फर्स्ट लॉ है, पहली स्टेटमेंट है उसकी। दूसरा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी सेपरेशन का स्क्वायर बिटवीन बोथ द चार्जेस। इन दोनों के बीच की सेपरेशन अगर आर है तो ये आर स्क्वायर जो होगा इनके बीच की सेपरेशन का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये कूलम का लॉ है, दोनों लॉ। अगर मैं इन दोनों लॉ को कंबाइन करूं तो हमारे को रिजल्ट मिलेगा। उससे पहले हम देखते हैं क्या, इस चार्ज को मैं Q1 बोल रहा हूँ, इस चार्ज को मैं Q2 बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जो Q1 है इस Q2 पे फोर्स लगाएगा, कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव, इधर की तरफ, इसको मैं F बोल रहा हूं। Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, दैट इज F। दोनों चार्जेस F होंगी, मतलब दोनों तरफ से फोर्स बराबर लगेगा। ये चार्ज जितना इस पे फोर्स लगाएगी उतना ही ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगी, ठीक है। तभी ये ऐसे रिपेल होंगे। क्लियर? फोर्सेस की वैल्यू बिल्कुल बराबर होती है क्योंकि चार्जेस का प्रोडक्ट है ये, है ना, इसलिए फोर्सेस की वैल्यू बराबर हो जाती है, ठीक है। और ये है, इस लॉ को हम लोग कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। अब कुछ खास बातें हैं इस फोर्स को लेके। ये जो फोर्स है ना वो हमेशा लाइन जॉइनिंग द सेंटर एक्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है, जब दो चार्जेस के बीच में जब फोर्स लगेंगी तो ये ऐसे या फिर ऐसे बॉडी मूव नहीं करेगी, बल्कि ये ऐसे मूव करेगी। मतलब ये जो लाइन जॉइनिंग द सेंटर है, ये जो लाइन है ये इनके सेंटर को ज्वाइन करता है, तो इसी सेंटर के अलाउंग फोर्सेस लगेंगी और ये चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे। अगर फोर्स अट्रैक्टिव होता तो चार्जेस ऐसे आती, ना कि ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हमेशा लाइन जॉइनिंग द सेंटर एक्ट करेगा फोर्स। साथ ही साथ ये जो फोर्स है वो स्टैटिक चार्ज के लिए वैलिड है। मतलब चार्जेस जब रुकी हुई हो तो रुकी हुई होना अपने आप में एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई चार्ज ऐसे रखी है, यहाँ पे रखी है, तो मेरे रिस्पेक्ट में ये रुकी हुई है। इसी चार्ज को मैं ट्रेन में ले जाकर रख दूँ तो ट्रेन में बैठे हुए लोगों के लिए वो रेस्ट होएगी, लेकिन जो व्यक्ति बाहर से देख रहा होगा उसके लिए मोशन में होएगी। इसलिए ये कहना भी अपने आप में एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। और ये जो चार्जेस है वो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। जो फोर्स है वो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, और पॉइंट भी अपने आप में एक रिलेटिव टर्म है। कोई छोटा सा पॉइंट है, मैं नज़दीक से देखूँ तो छोटा दिखाई देगा, लेकिन अगर यही बहुत बड़ा सा पॉइंट है, मैं नज़दीक से देखूँ तो बहुत बड़ा दिखाई देगा, लेकिन दूर से देखूँ तो ये बहुत छोटा दिखाई देगा। तो ये भी अपने आप में एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। ये सारी बातें अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो ये हो गई हमारी फोर्स की कहानी। अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन करता हूँ, दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो क्या आएगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, मैं प्रोपोर्शनल साइन को हटाता हूं तो क्या आएगा? F इज इक्वल टू K, कोई कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट है ना इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, इस K कांस्टेंट का बहुत सिग्निफिकेंस है, ठीक है। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही होता है क्या हमारा कूलम का लॉ, कि मतलब दो चार्जेस जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं, या तो दूर जा रही हूँ या फिर नजदीक आ रही हूँ, रिपेल कर रही हूँ या फिर अट्रैक्ट कर रही हूँ, तो दोनों के जो बीच में जो फोर्स काम कर रही होती है वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होती है, और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन, ठीक है। ये फोर्स की मैग्नीट्यूड है। क्लियर? अब इस K के बारे में जरा समझने की कोशिश करते हैं कि K क्या होता है ना। ये जो K है इसको हम लोग कहते हैं
कूलम्बिक कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग कूलम्बिक कांस्टेंट भी कहते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया है, अब इसको कूलम्बिक भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसके के बारे में यहाँ पे थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए, अगर हम दूसरे किसी मीडियम की बात करें या फिर जनरल बात करें तो ये होती है एप्सिलॉन। के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब परमिटिविटी का क्या मतलब होता है कि किस, परमिटिविटी का सिंपल ये मतलब होता है कि कोई मीडियम अपने से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रिस्ट्रिक्ट करता है या फिर अपने थ्रू कितना अलाउ करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। इन दोनों तरीके से हम लोग परमिटिविटी को समझा सकते हैं कि कोई मीडियम अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना पास करने दे रहा है या फिर कितना रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इन दोनों तरीके से हम लोग परमिटिविटी को समझा सकते हैं। ठीक है, ये होती है परमिटिविटी। इसकी के की यूनिट क्या होगी अभी हम डिराइव करेंगे साथ में। ठीक है, अब एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी है मीडियम की, कोई भी मीडियम हो सकता है। अब इसकी बात क्यों आती है कि के में यू क्यों, एप्सिलॉन क्यों आया हुआ है, ये इसलिए आया है कि अगर मैं इस चार्ज को अभी फिलहाल समझ लेते हैं कि ये एयर में है या फिर वैक्यूम में है, अगर इस चार्ज को, इन दोनों चार्जेस को मैं पानी में लेके चला जाऊं तो जरूरी नहीं है कि फोर्स सेम लगे। ये फोर्स सेम नहीं होगा, अलग होगा। क्यों? क्योंकि मीडियम बदल गया है। मीडियम बदल गया तो एप्सिलॉन की वैल्यू बदल जाएगी, एप्सिलॉन की वैल्यू बदल जाएगी तो के की वैल्यू भी बदल जाएगी, और जब के की वैल्यू बदलेगी तो फोर्स अलग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोर्स के कैलकुलेशन में। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन है, ये मीडियम के लिए, किसी भी मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू डालते जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग फ्री स्पेस की बात करें तो के इज इक्वल टू होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये परमिटिविटी जो है, एप्सिलॉन नॉट जो है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाती है। ठीक है, और इस समय इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की फ्री स्पेस के लिए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। इसकी यूनिट के की अपोजिट होती है जो हम लोग थोड़ी देर में डिराइव करेंगे। के की वैल्यू कितनी होती है, तो के की वैल्यू होती है 9 × 10। इसको हम लोग प्रिसाइज लिखने की कोशिश करें तो 8.98 × 10⁻9 यूनिट हम लोग अभी लिखेंगे। इसको हम लोग जनरली 9 लिख लेते हैं, 9 × 10⁻9। ठीक है, प्रिसाइज वैल्यू 8.98 होती है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, ये होती है 8.85 × 10⁻12। अब इन दोनों की यूनिट्स के बारे में जरा बात कर लेते हैं कि के की यूनिट क्या होगी और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी। ठीक है, इनकी वैल्यूज हो गई हैं, जरा यूनिट की बात कर लेते हैं। हाँ, के की यूनिट की बात करनी है तो के का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। लेकिन हमारे को के की यूनिट अगर निकालनी है तो मेरे को यहाँ पे आना होगा फॉर्मूले में। तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा देखते हैं। के इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इधर आ गया तो एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 × Q2, ये हो जाएगा के की वैल्यू। और इसकी यूनिट मेरे को निकालनी है तो मेरे ख्याल से सबकी यूनिट हमारे को पता है। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। यहाँ पे आर स्क्वायर, आर यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो दो चार्जेस है तो कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन लिख लेते हैं यहाँ पे। डायमेंशन के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट का। तो ये न्यूटन है, न्यूटन यानी कि फोर्स की यूनिट है ना। तो न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ऐसे निकालते हैं हम लोग। या फिर इक्वल टू एम ए, मास क्या हो गया, केजी, जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, डायमेंशन के लिए। अब ए का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो मीटर यानी कि लेंथ, पर सेकंड स्क्वायर यानी कि T-2, है ना। तो ये फोर्स की डायमेंशन होती है। फोर्स की डायमेंशन यानी कि ML T-2, फोर्स की डायमेंशन आ गई। आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस की डायमेंशन यानी कि L2,
है ना। अब बात आती है किसकी, चार्ज की डायमेंशन की। तो चार्ज तो फंडामेंटल क्वांटिटी होती नहीं है, मैंने यहीं पे लिखा हुआ था, चार्ज तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो हमारे को इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग इस फॉर्मूले के पास जाएंगे, Q इज इक्वल्स टू आई टी, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, Q इज इक्वल्स टू आई टी। हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे इसको बहुत डिटेल में। तो Q इज इक्वल्स टू आई टी। अब यहाँ पे I जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है और T भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। I मतलब करंट, इसकी यूनिट एम्पियर, इसकी यूनिट सेकेंड्स, लेकिन जब हम लोग डायमेंशन में रखेंगे तो हम लोग क्या रखते हैं, T। तो Q जहाँ पे दिखे उसका डायमेंशन में वो क्या लिखना पड़ेगा, A इंटू टी। ठीक है, आइए, तो जहाँ पे A और T लिखना पड़ेगा एक Q की जगह पे, लेकिन यहाँ पे 2 Q है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, A स्क्वायर T स्क्वायर। ये हो गई डायमेंशन। इसको हम लोग अपने टर्म में भी इसको सजा सकते हैं, कैसे, ऐसे M L कितना हो जाएगा 3, है ना, 2 और 1 3, T माइनस 2 ऑलरेडी ऊपर है, नीचे से और जाएगा तो T माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, A2 नीचे है तो ऊपर जाके A माइनस 2 हो जाएगा। ये हो गया डायमेंशन K का। ठीक है, अब हम डायमेंशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं किसकी, यूनिट डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट की, है ना, एप्सिलॉन नॉट की। तो जरा देखिए K की वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई इंटू K। ठीक है, अब 1/4 पाई तो यूनिटलेस क्वांटिटी है ना, कांस्टेंट वैल्यू है। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, K इनवर्स। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, K इनवर्स। K इनवर्स का क्या मतलब हुआ, यूनिट की बात कर रहे हैं, K इनवर्स, है ना। अब K इनवर्स मतलब इसका उल्टा, है ना, इसका उल्टा मेरे को लिख देना है, बस उल्टा लिख लेते हैं, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ये कैसे अगर डिराइव भी करना है तो हम लोग कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके जाएंगे, K नीचे आएगा, और K की यूनिट यहाँ पे लिखेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो C स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दोनों वैल्यूज यहाँ पे हम लोग अभी पुट कर देंगे। अब इसकी डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार डिराइव कर लेते हैं ताकि और पक्का आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, डिराइव कर लेते हैं। हाँ, हमारे को एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन चाहिए ना, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे 4 पाई फॉर्मूला यहाँ पे है, एप्सिलॉन यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, एप्सिलॉन को इधर भेज दें, K को नीचे भेज दें और डिराइव कर लेंगे, या फिर हम लोग सीधे यहाँ से भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से हम लोग आराम से इसको डिराइव कर सकते हैं। ये जैसे K है, K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास यूनिट डिराइव्ड है, तो डायमेंशन को सिर्फ क्या करना है, उलट देना है। डायमेंशन को जैसे उल्टेंगे हमारे को वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आ जाइए, हमारे को एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई K। ठीक है, और K की डायमेंशन कितनी दे रखी है, K की डायमेंशन लोग निकाल रखी है, M L3 T-4 A-2। अब इसका मेरे को क्या करना है, ये K की डायमेंशन यहाँ पे रख देंगे और एप्सिलॉन की निकालनी है तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना, K-1। तो डायमेंशन जो हम लोगों की हमारे को आएगी एप्सिलॉन की, वो क्या आएगी, M-1 ऊपर चला गया, है ना, L-3। ठीक है, T+4 हो जाएगा और A+2 हो जाएगा। ये हमारी डायमेंशन हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत, ये हो गई हमारी डायमेंशन। हाँ जी, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे पुट कर दें। K की यूनिट कितनी आई है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधे इसकी उल्टी, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो गए इनके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इसके ऊपर फोर्स के ऊपर भी और साथ ही साथ हम लोग क्वांटाइजेशन के ऊपर जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये दोनों हमारे यूनिट्स एंड डायमेंशंस और साथ ही साथ फोर्स की वैल्यू आ गई है, न्यूमेरिकल वैल्यू,
इसके फोर्स का वेक्टर फॉर्म जो है वो भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। फोर्स का वेक्टर फॉर्म और उसके साथ ही साथ जितने भी न्यूमेरिकल पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हैं जो जेई और नीट में आए हुए हैं उनको हम लोग एक अलग सेशन बना के कंप्लीट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।